नमस्कार दोस्तों चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बिहार पुलिस मध्यस्थ कक्षपाल चलन दस्ता का प्रैक्टिस सेट 11। और इससे पहले हम बता दें आप लोगों को कि 1 से हम लोग 10 तक प्रैक्टिस सेट को कवर करवा दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे तो जाकर मेरा प्लेलिस्ट चेकआउट करिए और वहाँ से देखिए। तो बस दोस्तों चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 11 को कवर करते हैं। दोस्तों बता दें, अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कितना नंबर आपका बन रहा है। तो चलिए प्रैक्टिस सेट 11 का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन दोस्तों पहला बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है। देखिए मॉल का राजधानी दोस्तों बता दिया कुशीनगर होगा, सही है। वत्स का राजधानी सौराष्ट्र दिया है, ये गलती होगा दोस्तों। वत्स का राजधानी ये कौशाम्बी होगा। और लिच्छवी का राजधानी वैशाली जो हाजीपुर में है, ये सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों बता दें सी होगा। चलिए भारत और ईरान के मध्य संपर्क के परिणामों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। कथन 3 दिया है और तीनों कथनों से बताना कौन कौन सही है। देखिए कथन 1 है कि खरोष्ठी लिपि का आगमन हुआ था। बताइए खरोष्ठी लिपि का आगमन हुआ था, तो ये सही है दोस्तों। और खरोष्ठी लिपि दोस्तों बता दें दाएं से बाएं लिखी जाती थी, ये लेखन कला थी। और देखिए कथन 2 है कि स्थापत्य कला पर ईरानी प्रभाव पड़ा, ये भी सही है। व्यापार संबंधों की स्थापना हुई, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी सही है। 6ठी सदी ईसा पूर्व में व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए कथन है दोस्तों 3 कथन दिया है, इनमें से कौन सा ये बताना है आप लोगों को। देखिए कथन 1 है दोस्तों कि इस काल में वाणिकों ने श्रेणियों का निर्माण आरंभ कर दिया, सही है दोस्तों। वाराणसी मुख्य व्यापारिक केंद्र था, यह भी सही है। इस काल में धातु के सिक्के का प्रचलन प्रारंभ हो गया, यह भी सही है। तो यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए यह भी कथन का क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए इसका आप लोग आंसर क्या होगा। देखिए कथन 1 है कि अलाई दरवाजा में एक गुंबद भी है जो वैज्ञानिक पद्धति से बनाया गया पहला सही गुंबद है, ये सही है दोस्तों। और देखिए तुगलक स्थापत्य की एक प्रमुख विशेषता ढालू दीवार है, तो तुगलक स्थापत्य की एक प्रमुख विशेषता ढालू दीवार है, तो यह भी सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सी होगा, दोनों सही है। चलिए सालाबाई की संधि का संबंध किस युद्ध से है। बताइए सालाबाई की संधि का संबंध किस युद्ध से है। देखिए दोस्तों बता दें सालाबाई की संधि 1782 में हुआ था और इसका संबंध ऑप्शन बी होगा, इसका संबंध प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से था। और चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को सबसे पहले किस शासक ने स्वीकार किया था। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि का सबसे पहले किस शासक ने स्वीकार किया। दोस्तों बता दें लॉर्ड वेलेस्ली का सहायक संधि कब हुआ था, आप लोग बताइए कमेंट में। देखिए इसका सबसे पहले स्वीकार पहले हैदराबाद के निजाम ने किया था। निम्नलिखित में से किसने राज्य विलय का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लागू किया। बताइए निम्नलिखित में से किसने राज्य विलय का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लागू किया। तो बताइए इसका आंसर आप देखिए और बताइए आपका आंसर क्या होगा। देखिए लॉर्ड वेलेस्ली होगा कि वारेन हेस्टिंग होगा कि लॉर्ड डलहौजी होगा कि लॉर्ड कर्जन होगा। तो बताइए इसका आंसर, बता दें इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लॉर्ड डलहौजी। देखिए भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसने प्रारंभ किया। बताइए भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसने प्रारंभ किया यानी किसने चालू किया था। तो देखिए कर्नवालिस नहीं होगा, मार्टिन बर्ट नहीं होगा, और देखिए थॉमस, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा सही, थॉमस मुनरो ये किया था। दोस्तों बता दिए कब किया था, तो 1820 में इसको लागू किया था मुंबई मद्रास के क्षेत्र में। और देखिए पूरे ब्रिटिश क्षेत्र के पूरे 30% भूमि पर यह लागू किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, थॉमस मुनरो। और लॉर्ड कॉर्नवालिस दोस्तों 1792 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। चलिए ये टोटल 19% पर था दोस्तों, ये स्थायी बंदोबस्त टोटल ये 19% पर था पूरे भारत के क्षेत्र को। चलिए भारत में सर्वप्रथम हाई कोर्ट की स्थापना किन जगह पर की। बताइए भारत में सर्वप्रथम हाई कोर्ट की स्थापना किन जगह पर की गई। देखिए कलकत्ता में हुआ था,
मुंबई में हुआ था, मद्रास में हुआ था 1866 में दोस्तों हुआ था, ये बता दें आप लोगों को। देखिए इलाहाबाद 1862 में हुआ था दोस्तों, और इलाहाबाद ये हो जाएगा 1966 में, तो ये अलग है। तो यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 1, 3, 4। चलिए, भारतीय पुनर्जागरण का प्रथम नेता किसे कहा जाता है बताइए। भारतीय पुनर्जागरण का प्रथम नेता किसे कहा जाता है, तो ये राजा राम मोहन राय हो जाएगा। और बताइए राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी, तो बता दें इसका उपाधि दोस्तों अकबर द्वितीय ने दी थी राजा की उपाधि। चलिए, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू होता है, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, तो इसका राइट आंसर 2 सितंबर 1939 को शुरू हुआ था और ख़त्म 1945 को हुआ। धुरी शक्तियाँ में कौन शामिल था बताइए, धुरी शक्तियाँ में कौन शामिल था, बताना है कि धुरी शक्तियाँ में कौन शामिल था। देखिए ये जर्मनी हो जाएगा दोस्तों, ये जर्मनी हो जाएगा, धुरी राष्ट्र से जर्मनी हो जाएगा, जापान हो जाएगा, इटली हो जाएगा, ये धुरी राष्ट्र से संबंधित थे। और एक मित्र राष्ट्र थे इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, ये लोग मित्र राष्ट्र से संबंधित है। चलिए, यक्षगान किस राज्य का लोक कला है बताइए, यक्षगान किस राज्य की लोक कला है, ये कर्नाटक हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर किस क्षेत्र से जुड़े थे बताइए, रविंद्रनाथ टैगोर किस क्षेत्र से जुड़े थे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संगीत और साहित्य से। और बता दें दोस्तों, साहित्य में उसका नोबेल पुरस्कार 1913 में मिला था, 1913 में मिला था। चलिए आप लोग याद रखिएगा इसको। देखिए परिसीमन आयोग के आदेश, देखिए भारत में परिसीमन आयोग के आदेश बताना है कि देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ये अंतिम होते हैं और किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इससे अंतिम होते हैं और किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, इसका आंसर सी होगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन करते बताइए, निम्नलिखित में से कौन है जो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बता दें आप लोग के राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में हुआ था। देखिए इनमें प्रधानमंत्री रहते हैं और संघ मंत्रिमंडल के मंत्री रहते हैं और राज्य के मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं। यह संघ वित्त आयोग नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों बता दें बी होगा 1, 3 और 4। चलिए, भारत में संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताइए कि भारत में संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा आप लोग। भारत में संवैधानिक प्रावधानों का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कथन सही है। तो देखिए बता रहे हैं दोस्तों आप लोग को, देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यह संविधान में राज्यपाल को हटाने के लिए विशिष्ट प्रक्रिया निर्धारित की गई है। चलिए, देखिए भारत के मानवाधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताइए कि भारत के मानवाधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए वह सांसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, वह ऑप्शन ए है दोस्तों कि ऑप्शन ए है कि वह सांसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है लेकिन उसे मतदान का अधिकार नहीं होता है। बिल्कुल सही है। वह अपने पद के आधार पर लोकसभा का सदस्य होता है, नहीं ये गलत है। वह सांसद का दोनों सदनों में मतदान कर सकता है लेकिन बोल नहीं सकता, ये भी गलती है। और उसे केवल सांसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है, तो ये भी गलती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए, निम्नलिखित में से किन निकायों का उल्लेख भारत के संविधान में नहीं किया गया बताइए, निम्नलिखित में से किन निकायों का उल्लेख भारत के संविधान में नहीं किया गया है। देखिए नीति आयोग का संविधान में कोई जिक्र नहीं है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक इसका भी नहीं है और क्षेत्रीय परिषद इसका भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 हो जाएगा, कोई भी नहीं है। चलिए, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी प्रावधान है बताइए। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी प्रावधान शामिल है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यह 10वीं अनुसूची में। देखिए 8वीं अनुसूची हमारी भाषा से संबंधित है। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना किस में शामिल बताइए कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना किस में शामिल है। अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51 की ए की 9वीं अनुसूची। बताइए इसका आंसर आप लोग, इसका आंसर बताइए दोस्तों आप लोग क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन
ऑप्शन नंबर 51 होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों इसका। और अनुच्छेद 50 एक कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करता है। और 51A अनुच्छेद 51A हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। चलिए देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि वनस्पतियों की विविधता के प्रमुख कारण है, बताइए वनस्पतियों की विविधता के प्रमुख कारण है मृदा में विविधता, तापमान के अंतर, कि नदियों के जल की अंतर, नदियों के जल की मात्रा में अंतर। बताइए इसका आंसर। देखिए वनस्पतियों को पूछ रहे हैं दोस्तों, तो ये मृदा में विविधता हो जाएगा, तापमान में अंतर हो जाएगा, लेकिन नदियों में अंतर की नदियों में जल की मात्रा के अंतर नहीं होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए सम्मिलित करने वाला है और मिलाना है। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। देखिए एंजिल, ये जल प्रपात है इस टाइम और संबंधित नदी है, माने देखिए ये एंजिल है दोस्तों, ये एंजिल हो जाएगा ये कांगो, टुगेला हो जाएगा ये जाम्बेजी नदी, और अस्टेनली दोस्तों बता दें ये हो जाएगा कारोनी, और विक्टोरिया ये हो जाएगी टुगेला। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी जमुना नदी की प्रणाली की सहायक नदी नहीं है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी जमुना नदी की प्रणाली की सहायक नदी नहीं है। देखिए इसका आंसर बता दीजिए। हिंडन है जमुना का सहायक नदी, चंबल भी है, सिंधु भी है, चिनाब नहीं है दोस्तों। इसका आंसर यही होगा। चलिए देखिए गंगा नदी के बारे में कौन सा कथन सत्य है। बताइए गंगा नदी के बारे में कौन सा कथन सत्य है और कौन गलत है। देखिए गंगा का उद्गम, कथन एक है दोस्तों कि गंगा का उद्गम गौमुखी निकट गोमूत्री हिमनद से होकर होता है, यहाँ से भागीरथी नाम से जाना जाता है। ये बिल्कुल सही है। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा में मिलती है और इसके बाद गंगा के रूप में जाना जाता है, ये भी सही है। और देखिए कथन 3 है कि अलकनंदा स्रोत केदारनाथ के ऊपर संदपत हिमनद में है। अलकनंदा का स्रोत केदारनाथ के ऊपर संतपत हिम्मत नहीं दोस्तों, केदारनाथ नहीं होगा, यहाँ बद्रीनाथ होगा। तो ये गलत है। गंगा हरिद्वार मैदान क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, ये सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बताया दोस्तों क्या होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 1 2 4। चलिए भारत और नेपाल दोनों देशों से होकर बहने वाली नदी मेची, भारत और नेपाल दोनों देशों से होकर बहने वाली नदी मेची इनमें से किसकी सहायक नदी है। बताइए मेची नदी है वो इनमें से किसकी सहायक नदी है। गंडक नहीं होगा, गोदावरी नहीं होगा, महानंदा ये होगा, गंगा नहीं होगा। देखिए ये मेची नदी है दोस्तों, ये महानंदा ये किशनगंज में जाके महानंदा नदी में, ये मेची नदी है किशनगंज में महानंदा नदी में जाकर मिल जाती है। तो इसका सहायक नदी हुआ। चलिए यह भारत और नेपाल का बॉर्डर का भी सीमा तय करती है। भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा। बताइए भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। तो ये कर्नाटक हो जाएगा। विश्व का सबसे हल्की ऊन शहतूत ऊन, विश्व का सबसे हल्की ऊन जिसका नाम है शहतूत ऊन, इनमें से किससे प्राप्त होता है। बताइए इनमें से किससे प्राप्त होता है। तो ये हो जाएगा तिब्बती मृग। भारत के निम्नलिखित में से किस भौतिक विभाजन में काली मिट्टी प्रमुख है। बताइए भारत के निम्नलिखित में से किस भौतिक विभाजन में काली मिट्टी प्रमुख है। बताइए इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दक्कन का जाल दोस्तों बता दें महाराष्ट्र में होगा। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात, छत्तीसगढ़ में ये ज़्यादा पाया जाता है। चलिए भारत के उत्तरी मैदानों का वह भाग जिससे प्राचीन जलोढ़ मौजूद है क्या कहलाता है। बताइए भारत के उत्तरी मैदान का वह भाग जिसमें प्राचीन जलोढ़ मौजूद है क्या कहलाता है। बोलिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा भागौर। चलिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया जाता है। बताइए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया जाता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा केरल राज्य में पाया जाता है। रॉयल बंगाल टाइगर मुख्यतः किस प्रकार के वनों में निवास करते हैं। बताइए रॉयल बंगाल टाइगर मुख्यतः किस प्रकार के वनों में निवास करते हैं। तो बता दें यह मैंग्रोव वन हो जाएगा। चलिए उदारीकरण का प्रभाव क्या होता है। बताइए उदारीकरण का प्रभाव क्या होता है। तो देखिए उदारीकरण मतलब निजी क्षेत्रों को बढ़ावा देना, जाहिर सी बात है ए बी होगा ऑप्शन इसका।
चलिए निजीकरण मतलब निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना, इसका आंसर भी होगा निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना। और देखिए वैश्वीकरण का प्रभाव बताइए। देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय संपर्क को बढ़ाता है। मान लो कोई दूसरा देश इंडिया में आकर व्यापार बिजनेस करता है तो ये वैश्वीकरण से इसको हम जोड़ सकते हैं। चलिए गरीबी का प्रमुख कारण क्या बताइए, गरीबी का प्रमुख कारण क्या है? गरीबी का प्रमुख कारण दोस्तों बता दें, ये बेरोजगारी हो जाएगा। अगर बेरोजगारी होगा, चलिए ग्रामीण विकास का उद्देश्य क्या होता है? ग्रामीण विकास का उद्देश्य क्या है? मतलब गांव का विकास। चलिए सतत विकास, तो ये सतत विकास किससे जुड़ा है बताइए? सतत विकास किससे जुड़ा है बताइए इसका आंसर। सतत विकास किससे जुड़ा है? देखिए दोस्तों बता दें, ग्रामीण विकास। देखिए ऑप्शन नंबर 38 दोस्तों। हाँ, सतत विकास का अर्थ है दोस्तों ऐसा विकास जो वर्तमान की आवश्यकताओं का पूरा करे लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को नुकसान न पहुंचाए, इससे पर्यावरण की रक्षा करना। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यह पर्यावरण संतुलन। सतत विकास यही होगा दोस्तों। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है कि मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य का क्या महत्व है? मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य का क्या महत्व है? तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कार्य क्षमता को बढ़ाता है। अगर दोस्तों आप लोग स्वस्थ नहीं रहेगा तो कोई काम आप लोग ज़्यादा अच्छा से नहीं कर सकते हैं, यही कह रहा है क्वेश्चन का मतलब यही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठोसों के यांत्रिक गुणों के संदर्भ में सही बताइए? निम्नलिखित में कौन सा कथन ठोसों के यांत्रिक गुणों के बारे में संदर्भ सही है बताइए इसका आंसर। देखिए ये कथन एक है कि किसी कुंडली का खिंचाव उसके अपूर्पण गुणांक द्वारा निर्धारित होता है, यह सही है। रबर का यंग प्रतिस्थान गुणांक स्टील प्रतिस्थान गुणांक से अधिक होता है, यह गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, केवल एक। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं बताइए? निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? देखिए ये भी द्रव से है। लैक्टोमीटर जो दूध की शुद्धता मापी जाती है, हाइड्रोमीटर जहाज़ों और पनडुब्बियों का डिजाइन, ये तीनों है लेकिन ये बैरोमीटर ये वायुमंडलीय ऊंचाई मापा जाता है, ये संबंधित नहीं है। बल्ब का प्रयुक्त टंगस्टन फिलामेंट का गुणांक कितना होता है? कहीं कहीं दोस्तों 33 से 80 देता है और देखिए यहाँ पर 34 से 22 सेल्सियस दिया है, तो यह भी सही है। यदि प्रकाश की किरण शून्य आपतन कोण पर एक विरल माध्यम से संघन माध्यम में प्रवेश करती है तो बताइए प्रवर्धित होगी, सीधे हो जाएगी, दाएं तरफ मुड़ेगी कि 45 डिग्री पर मुड़ेगी बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि यदि प्रकाश की किरण शून्य आपतन कोण पर एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह सीधे जाएगी ऑप्शन नंबर सी। चलिए दो समान प्रतिरोध आर समांतर जोड़ में देखिए तो इसका आंसर बता देते हैं दोस्तों। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 240 ओम। चलिए निम्न में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है बताइए? निम्न में से कौन सा पदार्थ है जो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का रूप में कार्य करता है? तो ये हो जाएगा भारी जल, जिसको हम DTO कहते हैं, DTO। चलिए सहसंयोजक बंध दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं ताकि दोनों पूरी तरह से भरे हुए डैश कोष प्राप्त कर सकते हैं। बाह्यतम कोष, उचित कोष, सबसे आंतरिक, केंद्रीय, तो ये हो जाएगा बाह्यतम कोष प्राप्त करते हैं। लेथेनाइट और एक्टिनाइट को भी कहा जाता है बताइए? लेथेनाइट और एक्टिनाइट को क्या कहते हैं? आंतरिक संक्रमण दोस्तों रुक 1 मिनट। देखिए ऑप्शन में है आंतरिक संक्रमण तत्व कि सामान्य तत्व कि संक्रमण तत्व कि अक्रिय गैस। देखिए आंतरिक संक्रमण तत्व इसका आंसर होगा आंतरिक संक्रमण F ब्लॉक को तत्व कहते हैं और संक्रमण तत्व D ब्लॉक के तत्व को कहते हैं। चलिए कांसा, देखिए सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है, बताना है कि कौन धातु किससे बनी है। देखिए कांसा हो जाएगा दोस्तों, कांसा ये हो जाएगा तांबा और टीन। पीतल हो जाएगा दोस्तों, पीतल हो जाएगा ये तांबा और जिंक। जर्मन सिल्वर बताइए? जर्मन सिल्वर ये हो जाएगा तांबा, जिंक और निकल। और मुद्रण धातु ये हो जाएगा सीसा, एंटीमनी और टीन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अल्केन का प्रतिनिधित्व करने वाला सामान्य सूत्र बताइए? अल्केन का प्रतिनिधित्व करने वाला सामान्य सूत्र ये हो जाएगा सी। इसका आंसर CnH2n+2। चलिए
निम्नलिखित में से किसने और किन में शुक्राणु अस्थायी रूप से रखे जाते हैं, बताइए। इनमें से किसमें और किससे, किसने और किसमें शुक्राणु अस्थायी रूप से रखे जाते हैं, तो ये हो जाएगा अधिवृषण। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए 51 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, बताइए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। देखिए, खसरा है, टीबी है, गोनेरिया है, टाइफाइड है, इनमें से कौन सा यौन संचारित रोग है, बताइए। इनमें से कौन सा यौन संचारित रोग है। देखिए, ये गोनेरिया है ना दोस्तों, ये यौन संचारित रोग है। टाइफाइड नहीं है, टीबी नहीं है, खसरा नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। केवल 3, गोनेरिया और सिफिलिस दोनों आता है। देखिए, मेंडल ने प्रस्तावित किया सहलगनता का नियम, आनुवंशिकता का नियम की उपयोगिता, ह्रस का नियम की अर्जित गुणों का वांशिक गति, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो ये आनुवंशिकता का नियम। चलिए, निम्नलिखित में से किसने द्विकुंडलित डीएनए की संरचना का मॉडल प्रस्तुत किया, बताइए क्या होगा। निम्नलिखित में से किसने द्विकुंडलित डीएनए की संरचना का मॉडल का प्रस्तुत किया, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, वाटसन और क्रिक। चलिए, डीएनए फिंगर तकनीक का प्रारंभिक विकास किसने किया, बताइए। डीएनए फिंगर तकनीक का प्रारंभिक विकास किसने किया, तो बता दें इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अलेक जेफेरेज। चलिए, प्राकृतिक चयन का अवधारणा नेचुरल सिलेक्शन किसने प्रस्तुत किया, यानी किसने दिया, तो ये डार्विन साहब ने दिए। कितने जुगों पर विचार करें, कितने जुगों पर विचार कीजिए। बताना है रोग है और रोग के कारण होते हैं इन्फ्लुएंजा, मलेरिया, क्षय, तो बताए और इसका आंसर क्या होगा। देखिए, हमें दोस्तों बताना है कि कौन सम्मिलित नहीं है। अच्छा, कौन सम्मिलित नहीं है। देखिए, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है दोस्तों, 1 मिनट। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, सही है। क्षय रोग विषाणु से होता है। देखिए, इन्फ्लुएंजा ये जीवाणु से नहीं होता है, ये गलत है। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सही है। और फफूंदी संक्रमण, और फफूंदी संक्रमण है दोस्तों एक, तो ये फफूंदी संक्रमण कवक से नहीं होता है, कवक से होता है, सॉरी, ये कवक से होता है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 2 और 4 सही है। वायरस क्या है, बताइए वायरस क्या है। वायरस क्या है, तो ये हो जाएगा मैलिक्यूअस प्रोग्राम, मैलिक्यूअस प्रोग्राम। चलिए, निम्न में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है, बताइए। निम्न में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है, तो ये हो जाएगी हिरण। चलिए, कथन 1 है, कथन में दिया है दोस्तों कि ओजोन परत पराबैंगनी किरणों की अवशोषित करती है, और कारण में दिया है आर में कि पराबैंगनी किरणें जीवन के लिए हानिकारक होती है, बताइए क्या सही होगा। ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्ट सही कारण नहीं है कि सही है और आर गलत है, ए गलत है और आर सही। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, बता देते हैं कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ए और आर दोनों सही है, लेकिन तथा आर ए का सही कारण है, आर ए का सही कारण भी है। देखिए, ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है, ठीक है। पराबैंगनी किरणों जीवन के लिए हानिकारक होता है, ये सही है। बीजाणु द्वारा प्रजनन किसमें होता है, बताइए। बीजाणु द्वारा प्रजनन किसमें होता है, तो ये हो जाएगा फर्न। फर्न पौधा है जो टेरिडोफाइटा में आता है। चलिए, मैक्सेस पुरस्कार किस देश से संबंधित है, बताइए। मैक्सेस पुरस्कार किस देश से संबंधित है, ये फिलीपींस होगा। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है, ये अब्दुल कलाम आज़ाद क्या है। निम्न में से कौन सी घटना 20वीं सदी के प्रारंभ में नहीं हुई थी, बताइए। वो कौन सी घटना है जो 20वीं सदी के प्रारंभ में नहीं हुई। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध 1914 में, जलियांवाला बाग 1919 में, असहयोग आंदोलन 1920 में। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसको नहीं लिया है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर यही होगा। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, कथन 3 दिया है और बताना 3 में से कौन सा कथन सही है। देखिए, कथन 1 है कि विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन सार्वभौमिक डाक संघ की स्थापना हुई, तो ये सही है दोस्तों। और कथन 2 है, ये कथन 2 है कि सार्वभौमिक डाक संघ की स्थापना 1874 में स्विट्जरलैंड में हुई, ये सही है। भारत में सार्वभौमिक डाक संघ का स्थापना सदस्य था नहीं, उस समय नहीं सदस्य था, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। 1 और 2 सही है। निम्न में से सही क्रम चुने, बताइए। निम्न में से सही क्रम चुना है। देखिए, ऐसे पॉपुलरिटी और स्तर के लेवल पर आइएगा दोस्तों, तो देखिए ये हो जाएगा ओलंपिक। देखिए, ओलंपिक हो जाएगा सबसे आगे, और उसके बाद एशियाई खेल और उसके बाद कॉमनवेल्थ खेल, यही
क्वेश्चन का मतलब यही है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बिहार के किस राजनेता को लोकनायक उपनाम से जाना जाता है? बिहार के किस राजनेता को लोकनायक के रूप में जाना जाता है? तो ये जेपी हो जाएंगे, यानी जयप्रकाश नारायण। और श्री कृष्ण सिंह हैं, ये बिहार के पहला मुख्यमंत्री थे। बिहार विधान परिषद में कुल कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? बताइए। विधान परिषद में कुल कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं? तो 1/6 हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसे अपराधी जिला घोषित किया गया? बताइए। अपराधी जिला घोषित किया गया है, तो बता दें ये सारण हो जाएगा, अपना सारण यानी छपरा। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? बताइए। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हो जाएंगे कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था? बताइए। कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था? तो देखिए, कानपुर का जो युद्ध हुआ था उसमें कुंवर सिंह ने बिहार से आगे यानी उत्तर प्रदेश में जाकर भी वहाँ कुंवर सिंह के सहयोग किए थे। देखिए, छारी ढंड अभयारण्य रामसर साइट किस राज्य में स्थित? बताइए। इसका आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा गुजरात। देखिए, पटना पंछी अभयारण्य रामसर आर्द्रभूमि किस राज्य में? बताइए। पटना पंछी अभयारण्य जो रामसर आर्द्रभूमि है वो किस राज्य में है? तो बता दें, ऑप्शन सी होगा, उत्तर प्रदेश में है। गणतंत्र दिवस 2026 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला? बताइए। गणतंत्र दिवस 2026 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार ये महाराष्ट्र हो जाएगा। भारत का पहला AI पावर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ है? बताइए। भारत का पहला AI पावर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो ये हो जाएगा मेरठ में, उत्तर प्रदेश के मेरठ में। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया? बताइए। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया? तो ये हो जाएंगे शुभांशु शुक्ला, अंतरिक्ष यात्री। 2024 में कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत पद पुरस्कार दिया गया? बताइए। 2024 में कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिया गया? तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 16 को। चलिए, पद्म विभूषण 2026 विजेता एन राजम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बताइए। पद्म विभूषण 2026 में विजेता एन राजम का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो बताइए इसका आंसर। तो वो वायलिन बजाते थे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वायलिन। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए? बताइए। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये नितिन नवीन चुने गए थे, जो अभी हाल ही में MLA बने थे बांकीपुर से, और वहाँ से सीट खाली हो गया है। चलिए, हाल ही में चर्चित कोंडा रेड्डी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? बताइए। कोंडा रेड्डी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नई दिल्ली में आयोजित 53वें विश्व पुस्तक मेला 2026 का आधिकारिक विषय क्या था? बताइए। 53वें विश्व पुस्तक मेला 2026 का आधिकारिक विषय क्या था? बताइए इसका आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय सैन्य इतिहास, सौर ज्ञान @ 75। और दोस्तों चलिए, यहाँ से मैथ का क्वेश्चन शुरू हो गया, तो आप लोग खुद से बनाइएगा। मैथ का आंसर बता दे रहे हैं, क्या होगा इसका आंसर? देखिए, 81 का दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए, 82 देखते हैं। 82 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30 डिग्री सेल्सियस। चलिए, 83 का ए होगा 30 वर्ष। 84 का सी होगा 8.5। और 85 का बता दें दोस्तों, सी होगा 40/47। 86 का 20 हो जाएगा 8। और 87 रीजनिंग का है क्वेश्चन, 2 होगा इसका आंसर। और 88 का ए होगा 185। चलिए, 89 देखते हैं। 89 का सी होगा 90 का हो जाएगा दोस्तों 521/52। और इंग्लिश का क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। देखिए, इसका आंसर दोस्तों बता दें, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए, 92 का डी होगा
93 93 नरेशन है दोस्तों। इसका आंसर बता देते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 94 को ए होगा वेन। 95 का ए होगा एट फर्स्ट। देखिए राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक बताइए। राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा अपदान कारक। बताइए जुरिडिक्शन का हिंदी शब्द क्या होगा, इसका हिंदी बताना है। तो इसका हिंदी ऑप्शन नंबर बी होगा अधिकार क्षेत्र। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कपाट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, बताना है कि निम्नलिखित कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो यह हो जाएगा खार। और लास्ट क्वेश्चन का आंसर दोस्तों बताइए आप लोग। तो लास्ट का आंसर हो जाएगा चतवाल। तद्भव चबूतरा शब्द का तत्सम रूप क्या है, तो चतवाल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग सभी क्वेश्चन को कवर कर लिए हैं। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।